हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका आपके चैनल अद्भुत लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स जो भी करंट का हमारा पार्ट है उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। करंट का पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने 5-6 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया है और हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर चल रहे हैं। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अब हमारा ये आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अन्य वीडियोज में ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो चूंकि दोस्तों एग्जाम्स अभी एक तरीके से सोचिए सस्पेंड किए हुए हैं, क्योंकि कोरोना का एक इशू चल रहा है। जैसे ही एक महामारी का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है, एग्जाम्स कहीं ना कहीं अपने नियत समय पर कभी ना कभी कराए जाएंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें अपने आप को उस एग्जाम के टाइम के लिए पहले से प्रिपेयर रखना है। इसीलिए आप दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और अपने इस करंट के इश्यूज को क्लियर करते चलिए। चलिए हम लोग चालू करते हैं अपने इश्यूज को। ऑलरेडी मैंने कुछ इश्यूज को यहाँ लिख रखा हुआ है, ठीक है, और एक एक करके हम लोग उन इश्यूज को डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला है हमारा मालदीव्स, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। तो जब हम लोग मालदीव की बात कर रहे हैं तो पहले आप जान लीजिए, जैसे ये इंडिया का मैप है और ये इक्वेटर है, ठीक। इसी जगह पर इसी जगह पर क्या है, ये इसी जगह पर आपका मालदीव आता है, मालदीव आता है, ठीक। इसकी राजधानी जानते हैं आप, माले। इसकी कैपिटल क्या है, माले है, ठीक। अब ये चर्चा में क्यों, इस बार ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने कॉमन वेल्थ कंट्रीज की मेंबरशिप ग्रहण कर ली है, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक। अब आपका प्रश्न ये बनता है, क्या मालदीव इससे पहले कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं था, ठीक। तो जब उसकी बात हम लोग करते हैं तो आप जान लीजिए, इससे पूर्व 1982 में कॉमनवेल्थ नेशन का सदस्य बन चुका था, ठीक। बट 2016 में चूंकि यहां पर डेमोक्रेसी के लिए काफी लंबे समय तक फाइट होती रही, इस चक्कर में काफी लोगों का वहां पर ह्यूमन जो राइट्स होते हैं उनका हनन होता रहा। इसलिए क्या किया गया था, इनको कहा गया था हम आपकी सदस्यता को खत्म कर देंगे। इसीलिए मालदीव ने क्या किया, 2016 में सदस्यता से त्याग दे दिया था, ठीक। लेकिन अब चूंकि वहां पर जो सरकार है वो चुनकर आ चुकी है और इसलिए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किया, वापस से पुनः सदस्यता ग्रहण कर ली, ठीक। पूर्णतया सदस्यता ग्रहण कर ली, ठीक है। यहां तक कोई इशू हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, ये एक है जब ग्रहण की उसका डेट थी 1 फरवरी 2020। कॉमनवेल्थ की जब बात हो रही है तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हमारे साथ और आ सकता है, भारत ने सदस्यता कब ग्रहण की है। तो आप जान लीजिए, अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया इसके अपने इंडिपेंडेंस के समय से ही, आजादी के समय से ही इसका सदस्य है, यानी कि 1947 से ही इसका सदस्य है, ठीक। अब ये समझिए कॉमनवेल्थ कंट्रीज है क्या। कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर दोज कंट्रीज जहां पर ब्रिटिश मोनार्की थी, जहां पर इनके इंपीरियलिस्ट स्टेट थे। क्या थे इनके, इंपीरियलिस्ट, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी ना, तो वो सारे देश क्या हुए, यहां पर इसमें शामिल हो गए थे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। लेकिन यहां पर जानने वाली एक बात यह है, ये सभी देश स्वतः ज्वाइन करते हैं, स्वतः, कोई इनके ऊपर जोर दबाव नहीं होता है, ना ही इनकी कोई सोवरेनिटी पर खतरा होता है, पर खतरा नहीं होता,
ठीक है, याद रखिएगा, सोवरेनिटी पर कोई भी खतरा नहीं होता। ये लोग केवल एक समूह के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ का शासन हुआ करता था एक समय पर, लेकिन जब ये कॉमनवेल्थ नेशन का ग्रुप बनाया गया तो ये शर्त रखी गई थी कि हमारा कोई भी किसी देश की सोवरेनिटी को हम लोग दखल नहीं करने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी एक मालदीव से जुड़ी हुई घटना। आइए नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको आप पहले जान लीजिए, इसको पब्लिश कौन करता है। इकोनॉमिक, एक EUI यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है ये, क्या नाम है इसका, इकोनॉमिस्ट यूनिट है एक, ठीक है। इसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। तो यहां जान लीजिए कि ये क्या करता है, ये इंडेक्स पूरे विश्व में ये बताने का कोशिश करता है कि किस देश में डेमोक्रेसी, जो उसको कहते हैं लोकतंत्र किस हद तक है। इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फुल, यानी कि इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, पूर्णतया पूर्ण लोकतंत्र। दूसरा है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र। तीसरा है आपका सोशल, मिला जुला शासन। और सत्ता, सॉरी, ठीक है। ये आपके 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ऐसे इन्हीं के सिस्टम के आधार पर इन देशों को रखा जाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं भारत का पोजीशन क्या है। यहां पर इंडिया इज एट 51th प्लेस। भारत जो है 51वें प्लेस पर है। इसको अभी पिछले वर्ष से 10 अंकों का घाटा हुआ है, यानी कि इससे पूर्व की लिस्ट में ये 41th प्लेस पे था। लेकिन अब ये जो 2020 की लिस्ट आई है, इसके आधार पर ये 51वें प्लेस पर है, ठीक है। ये भारत जो है हमारा सेकेंड लिस्ट में आता है। किसमें आता है ये, त्रुटिपूर्ण, इसको इंग्लिश में फ्लॉ कहते हैं, फ्लॉज, ठीक है। डेमोक्रेसी फ्लॉज, जिसमें फ्लॉज है, यानी फुली डेमोक्रेसी नहीं है, उसके अंदर फ्लॉज पाई जाती है, ऐसा हमारा आपकी इंडेक्स है, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इस इंडेक्स में हमने देखा कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको लागू किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा एक उसमें जान लीजिए, पूर्ण लोकतंत्र में हमारा नॉर्वे आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, फटाफट करते हैं हम लोग, बहुत सारे टॉपिक हमें लेने हैं। नेक्स्ट है हमारा यूएनडीपी का एचडीआई लिस्ट। यूएनडीपी की एचडीआई लिस्ट। यूएनडीपी की एचडीआई लिस्ट अभी हाल ही में 2019 में इसको पब्लिश किया गया है। कब किया गया है, 2019 में पब्लिश किया गया है। 189 कंट्रीज में शामिल है, ठीक। सीधे आते हैं हम लोग इसमें इंडिया की पोजीशन की बात करते हैं, ठीक। तो इंडिया की पोजीशन जो इस बार रही है 2019 में, वो रही है 129, ठीक। अगर हम लोग 2018 की बात करें तो उस साल थी भारत की पोजीशन 130 है, और अगर 17 की बात करें
131 प्लेस पर भारत था। ठीक, इस प्रकार से एक एक अंक गिरते गए हैं। साथ ही में हमने कंट्रीज का भी ग्रुपिंग जो है चेंज होती रही है, 189 कहीं पर 179 देशों का ऐसा इस तरीके से सिस्टम लिया गया था। ये हो गया हमारा यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वैसे नॉर्वे है फर्स्ट प्लेस पर इसमें नॉर्वे है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमें बोगनविले की तरफ। कहां आते हैं हम लोग? बोगनविले की तरफ। ठीक, चलिए बोगनविले हम लोग जान लेते हैं क्या है ये बोगनविले पपुआ न्यू गिनी का पार्ट है। पपुआ न्यू गिनी का पार्ट है ये। अब आप जानिए पपुआ न्यू गिनी कहां पर है। पहली चीज तो आप ये समझने की अब यहां पर कोशिश कीजिए। देखिए पैसिफिक ओशियन में, अगर आप मैप को ध्यान दे रहे हैं, आपने अगर मैप को देखा है तो आपको पता होगा कि पपुआ न्यू गिनी जो है वो आपके कहां पर है? पैसिफिक ओशियन में उपलब्ध है। कहां है ये मैं ऐसा ही ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ठीक, यहां पर आप देखेंगे, अगर जहां पर पपुआ न्यू गिनी ऐसा है, ये ऐसा इस प्रकार से एक पपुआ न्यू गिनी है। ये क्या है? पैसिफिक ओशियन है। POO यानी पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। तो इसी के पास में ये क्या नाम इसका? बोगनविले। ठीक, इस बोगनविले ने क्या किया है? जनमत संग्रह करा करके क्या किया? इससे मुक्त हो गया है ये, यानी कि एक फ्री कंट्री बन गया है। फ्री कंट्री बन चुका है। नाउ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पपुआ न्यू गिनी। अब ये पपुआ न्यू गिनी का कोई भी अंग नहीं रहा है। ठीक, ये हो गई हमारी बोगनविले की बात, जो कि हमारे पैसिफिक ओशियन के सदर्न पार्ट में पड़ता है। हुआ क्या था, यहां पर 88 के जमाने से ही इसमें क्या हो रहा था? एक वॉर चल रही थी। ठीक है, 88-89 के समय से इसमें सिविल वॉर वाली कंडीशन बनी थी। इसी को खत्म करने के लिए 2001 तक इस पे बात चलती रही। फिर जनमत संग्रह कराने की बात चली। क्या किया गया? जनमत संग्रह। ठीक, यहां पर ये सब चीजें हुई हैं। ये फेमस किस लिए है ये जान लीजिए, गोल्ड और कॉपर। ठीक, क्योंकि यहां तक बोगनविले के लोगों को गोल्ड और कॉपर माइनिंग जो होती थी इसका फायदा इन्हें नहीं मिलता था। इसीलिए यहाँ के लोगों ने सिविल वॉर यानी एक तरीके से वॉर छेड़ दिया। बहुत दिनों तक चलता रहा। अंत में ये हुआ डिसाइड कि भैया जनमत संग्रह हम लोग करा लेते हैं और फिर जिसके जो जानना हो वैसे हो जाएगा। और लास्ट में क्या हुआ? बोगनविले को फ्री करना पड़ा। इसमें एक और तथ्य है जो ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज इंटरफेरेंस इसके अंदर। क्या कहा जा रहा है? चाइनीज इंटरफेरेंस। ठीक है, तो चाइनीज इंटरफेरेंस की कहीं ना कहीं इसमें बात समझ में आ रही है। क्योंकि वो इंटरनल बातें हैं, हमें केवल इतना ही जानना था। तो बोगनविले क्या है? बोगनविले क्या है? पपुआ न्यू गिनी का एक छोटा सा आइलैंड था। उस आइलैंड ने क्या किया है? जनमत संग्रह करा करके अपने को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा COP25। चलिए नेक्स्ट है COP25। ये जलवायु परिवर्तन के लिए है। जलवायु परिवर्तन के लिए है। ठीक, ये कहां हुआ है?
ये हुआ है स्पेन के मैड्रिड में। किसके द्वारा किया गया? चिली के द्वारा, ऑर्गेनाइज्ड बाय, या इसको प्रेसाइडेड बाय यानी कि इसकी अध्यक्षता किसने की? चिली ने की। अब देखिए प्रश्न तो आता है, क्या है आपके दिमाग में आना चाहिए, यार ये हुआ तो स्पेन में के मैड्रिड में, करा रहा है इसको चिली, ये कैसे हो सकता है? तो आप यहां पहले जान लीजिए कि COP25 पहले ब्राजील में प्रस्तावित था, लेकिन यहां पर फाइनेंशियल क्रंच की बात बोल्सोनारो ने, किसने? यहां के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो ने कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इतने बड़े आयोजन को करा सके। तब क्या हुआ? इसको शिफ्ट किया गया। कहां शिफ्ट किया गया? चिली में। जब चिली में शिफ्ट किया गया, उस समय चिली में सिविल वॉर की कंडीशन बनी हुई थी। ब्राजील से शिफ्ट होकर चिली गया, इन चिली में भी सिविल वॉर की कंडीशन बनी हुई है, इसलिए वहां से शिफ्ट होकर फिर ये मैड्रिड गया। लेकिन इसकी अध्यक्षता जिसने की है वो चिली ने ही की थी, ठीक है? इसको प्रिसाइड किया है चिली ने ही, ठीक। एक बात इसमें मेरी रह गई थी, वो ये थी COP26 ये कहां पर होने वाला है? तो COP26 जो है वो आपके ग्लासगो में, ठीक, ग्लासगो में इस बार होने वाला है, ठीक है? ग्लासगो 2020 जिसको कहेंगे हम लोग, ये कहां पर आपका है? स्कॉटलैंड में, ठीक, स्कॉटलैंड में इस बार इसी साल में होने वाला है। देखिए अगर कोरोना का इशू सॉल्व हो गया तो डेफिनेटली ये होगा ही होगा। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग NATO की तरफ। NATO, NATO, ये NATO क्या है? पहले तो आप ये जानिए, क्या आप बता सकते हैं? ये है, जानिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? NATO का ये फुल फॉर्म है। अभी NATO का जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन आपके कहां पर हुआ है? वाटफोर्ड, एक जगह है वाटफोर्ड, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं वाटफोर्ड। कहां पर है? लंदन में, लंदन के निकट में ही ये वाटफोर्ड पड़ता है। तो इसमें जानने वाली बात क्या है? अभी तीसवें 30th देश के रूप में इसमें नॉर्थ मैसेडोनिया को शामिल किया गया है। किसको? नॉर्थ मैसेडोनिया को शामिल किया गया है, ठीक है? ये यहां पर हो गया, ठीक। NATO, अब NATO क्यों बना था? वो वर्ल्ड वॉर के समय में इसको बनाया गया था, ठीक है? इसमें नॉर्थ अलायंस के जितने देश थे इसमें शामिल थे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे कई सारे देश इसमें अभी शामिल हो चुके हैं। अभी इसमें तीसरे देश के रूप में नॉर्थ मैसेडोनिया को शामिल किया गया था। इसमें अभी एक बात चल रही थी कि यहाँ जब पिछले वर्ष फ्रांस के राष्ट्रपति जो मैक्रोन जी हैं, उन्होंने NATO को ब्रेन डेड कहा था। क्या कहा था? ब्रेन डेड। Who said this brain dead? मैक्रोन ने। कौन है मैक्रोन? फ्रेंच प्रेसिडेंट है ये, ठीक है? ब्रेन डेड कह दिया था मैक्रोन ने इसको। किसको? NATO को, ठीक। तो इसी के ऊपर विवाद भी हुआ था और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि लग रहा धीरे धीरे अब फ्रांस जो है NATO से बाहर हो जाएगा। ऐसे कई सारे विवादास्पद इश्यू इसके साथ में जुड़े रहे हैं। खैर इन्होंने मिलजुल कर एक विषय पर सहमति जताई कि हम लोग वी विल फाइट अगेंस्ट दी ISIS, जो एक इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो आतंकवादी संगठन बना हुआ था, उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए प्रयासरत है, ठीक, ISIS। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की तरफ। क्या नाम है इसका? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इस बार की जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, नियर अबाउट इसमें
550 से अधिक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को इसके अंदर लिया गया है। तो इसमें प्रथम जो फर्स्ट जो प्लेस है वो सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और सेकंड भी सिंगापुर का ही एक यूनिवर्सिटी है 19, ठीक है। दोनों स्थानों पर सिंगापुर की यूनिवर्सिटी आती है। अब यहां पर जानने वाली बात है कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है, ठीक है। तो भारत का इसमें जब स्थान की बात करते हैं तो पहला आता है IIT बॉम्बे, इसको 34th प्लेस दिया गया है, इसको 34th प्लेस इसको रखा गया है। फिर है हमारा आपका है IIT दिल्ली, इसको 43rd प्लेस दिया गया है, ठीक है 43rd प्लेस दिया गया है। इसके बाद IIT मद्रास, ये 3 प्लेस आप इसको याद रखिएगा। 50th। These are the three IITs which are given ranking in under QS World University Ranking, ठीक। ये हो गई आपकी एशिया की, जो कि एशिया के जो इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में रैंकिंग करता है, ठीक। वो यहाँ तक देखते हैं, इसे 550 यूनिवर्सिटीज को लिया गया था, है ना, ये आप जान लीजिए।